नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति समय की मांग, ये नए भारत की आधारशिला होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, प्राचीन हस्तकलाओं के संरक्षण में देश के हथकरघा उद्योग का सराहनीय योगदान। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 23 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेने वाले फेरी और रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नियमावली जारी की। और देश के कई भागों में भारी वर्षा, केरल और कर्नाटक में चट्टानें खिसकने के समाचार। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की नींव रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां एक ओर छात्रों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है, वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है। भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया है कि उन पर जानकारी का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर प्रश्नों और संदेहों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब छात्रों को अपना पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा होगी और उच्च शिक्षा पर कोई बंधन नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिज्ञासा, चर्चा और विमर्श आधारित शिक्षा पूरी शिक्षा नीति को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य के अंतर्गत सुरक्षित और समुचित जलापूर्ति के लिए जल जीवन अभियान शुरू किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था। ये मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर जल जीवन अभियान के लक्ष्य को हासिल करने में लगा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जल जीवन अभियान के अंतर्गत पानी की कमी वाले 256 जिलों के 1,500 से अधिक प्रखंडों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को पानी भरकर लाने की परेशानी और पानी से होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद मिलेगी। देश में करीब 19 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से केवल 24% परिवारों तक ही नल से जलापूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन की शुरुआत होने से पहले केवल 16% घरों तक ही नल से जलापूर्ति हो रही थी। वहीं अब इस मिशन के लागू होने के एक साल बाद देश में नल से जलापूर्ति की पहुंच बढ़कर 25% परिवारों तक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी किसान रेल का वीडियो लिंक के जरिए शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी।
इस पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी या किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच माल की ढुलाई की जाएगी। यह रेलगाड़ी 1519 किलोमीटर की दूरी लगभग 32 घंटों में तय करेगी। यह नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भूसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर में रुकेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि किसान रेल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी और इससे किसानों का सामान आसानी से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि ये रेलगाड़ी किसानों को समृद्ध बनाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन की ढुलाई के लिए बजट में किसान रेल की घोषणा की गई थी। यह किसान रेल निश्चित रूप से कृषि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सस्ते किराए में सफल होगी और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा और उपभोक्ता को हर जगह खाद्य सामग्री की उपलब्धता हो सके और विशेष रूप से फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं जो एकदम कम अवधि वाले उत्पाद हैं, इनके लिए तो यह किसान रेल रामबाण सिद्ध होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्कूली शिक्षा के ढांचागत विकास के लिए 23 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा के प्रधान सचिव डॉक्टर असगर हसन सामून ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में 36 केंद्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार द्वारा 23 और केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने से स्कूली शिक्षा का ढांचागत विकास होगा। डॉक्टर असगर ने उपायुक्तों को इन केंद्रीय विद्यालयों के लिए उपयुक्त अस्थायी आवास को अंतिम रूप देने के अलावा इन विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि की पहचान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देश के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने देश के प्राचीन शिल्प को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सभी से भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प का उपयोग करने और इसका अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार करने की अपील की थी। भारत का हैंडलूम अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमयी इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। इस अवसर पर कपड़ा मंत्री ने आज 6ठे राष्ट्रीय हथकरघा समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित एक मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की ये कोशिश है कि वे बुनकरों के साथ डिजिटल संपर्क भी स्थापित करें। ये हमारा उद्देश्य है कि देश भर में हम 10 क्राफ्ट और हैंडलूम के विलेजेस को विकसित करें ताकि हमारे देश का हैंडलूम का प्रोडक्ट मात्र कपड़ों तक, होम फर्निशिंग तक सीमित न रहे। विश्व भर में इस बात की जिज्ञासा है कि हमारे बुनकर धागों के माध्यम से अपने सपनों को कैसे पिरोते हैं और हम चाहते हैं कि विश्व भर का और देश का पर्यटक इन विशेष क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज में जाए, न सिर्फ बुनकर के ताने बाने को समझे, सीखे, बल्कि उसमें सहयोग देकर हमारा जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसमें अपनी ओर से योगदान दे। इस अवसर पर कपड़ा मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में देश के पहले हथकरघा ग्राम शरण की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसे 10 हथकरघा ग्राम विकसित किए जाएंगे जिनसे स्थानीय बुनकरों को बहुत मदद मिलेगी। सरकार हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हथकरघा उत्पाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
हथकरघा क्षेत्र देश की शानदार सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और ये क्षेत्र महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम है, क्योंकि 70% से अधिक हथकरघा बुनकर और संबंधित श्रमिक महिलाएं हैं। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह तारीख एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। वर्ष 1905 में इसी दिन भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने विदेशी उत्पादों के बजाय स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया था। सरकार ने देश में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो हथकरघा बुनकरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 13.5 लाख से अधिक हो गई है। अब तक कुल 13,78,105 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,769 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की दर बढ़कर 67.98% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 62,538 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 20,27,074 हो गई है। इस समय देश में 6,07,384 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 886 रोगियों की मौत की पुष्टि हुई है। मेघालय में आज 16 लोग संक्रमित हुए। अब 590 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। आज 66 कोविड मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्री एएल हेक ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अब तक कुल 411 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 5 लोगों की जान गई है। नागालैंड में कोविड संक्रमण के 77 नए मामले मिले हैं। आज एक व्यक्ति की मौत भी हुई और 5 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पांग्यू फोम ने एक ट्वीट में बताया कि राज्य में संक्रमण के कुल 2,657 मामलों में से 1,824 लोगों को कोविड अस्पतालों और कोविड निगरानी केंद्रों में रखा गया है। अब तक 824 लोग ठीक हो चुके हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने कहा है कि बेंगलुरु नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र में कोरोना महामारी के फैलाव के बाद से ड्यूटी पर न पहुंचने वाले 3,000 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने 500 नई एम्बुलेंस खरीदने के लिए 103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तिरुनेलवेली और तेनकासी जिलों में आज कोविड-19 सुविधाओं की समीक्षा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल कोविड-19 मरीजों को नजदीकी अस्पतालों तक ले जाने में किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेने वाले फेरी और रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नियमावली जारी की है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल यानी सिफारिश के पत्र का प्रारूप जारी किया। ये प्रारूप उन स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी पर कारोबार से जुड़े लोगों की सहायता के लिए तैयार किया गया है जिनके पास न तो पहचान पत्र और बिक्री के लिए प्रमाण पत्र है और न ही उनका नाम इस योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए अनुशंसा पत्र का प्रारूप जारी कर दिया। ये प्रारूप उन फेरी वालों और रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों की सहायता के लिए तैयार किया गया है जिनके पास न तो पहचान पत्र है और न ही बिक्री के लिए प्रमाण पत्र। ये प्रारूप डिजिटल रूप में तैयार किया गया है।
कोई भी पात्र विक्रेता शहरी स्थानीय निकाय से अनुशंसा पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है। अनुशंसा पत्र मिलने के बाद वह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। अनुशंसा पत्र धारक विक्रेताओं को 30 दिन के अंदर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी किया जाएगा। केरल में कई पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। इडुक्की जिले के राजामलाई में आज तड़के भूस्खलन की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा पतनमतिट्टा जिले के शबरीमला वन क्षेत्र और वायनाड जिले के कुछ क्षेत्रों में भी भूस्खलन का समाचार है। तेज बारिश को देखते हुए मल्लापुरम जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सभी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण बांधों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजामलाई में चट्टाने खिसकने के हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि इस हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। गृहमंत्री ने इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक से बात की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कोविड-19 का उपचार करा रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज मुख्य सचिव विजय भास्कर से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना ही आपातकालीन उपाय करने का निर्देश दिया। तला कावेरी में चट्टाने खिसकने पर चिंता प्रकट करते हुए श्री येदियुरप्पा ने जिला प्रभारी मंत्री वी सोमन्ना को बचाव कार्य की निगरानी करने के लिए कहा। चट्टाने खिसकने की घटना के बाद क्षेत्र में पुजारी और उनके परिवार के सदस्यों को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। रायचूर के प्रभारी मंत्री लक्ष्मण सवादी ने कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा, क्योंकि महाराष्ट्र ने कोयना बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा है। रायचूर के सहायक आयुक्त संतोष कामेगौड़ा ने सूचना दी है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैयार है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बेलगावी में अत्यधिक बारिश के कारण हो रहे परिस्थिति की समीक्षा जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली जी ने आज की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे महाराष्ट्र के अधिकारियों से बात करें और कोयना डैम से छोड़े गए पानी का सही निर्वहन करें। उन्होंने बताया कि तुरंत डैम से पानी छोड़कर तालाबें भरी जाएं। हासन में भी आज मंत्री के गोपालಯ್య जी ने बारिश से हो रहे विपदा पर बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि तुरंत बाढ़ की संभावना वाले प्रदेशों से लोगों को सुरक्षित जगहों को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि हासन में बारिश की वजह से 190 घर गिरे हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अलमटी डैम के चीफ इंजीनियर आरपी कुलकर्णी ने बताया है कि 519.60 मीटर ऊंचाई में से 517.94 मीटर तक पानी भर गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन, दाग को जो पल में हरे, वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। ये आकाशवाणी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस सप्ताह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ये उनका दूसरा दौरा है। श्री कुमार ने पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का दौरा किया और बाढ़ के मौजूदा हालात का जायजा लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के नजदीक गंडक नदी पर बने पिपरा पिपरासी बांध का भी निरीक्षण किया। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य के 16 जिलों के 72 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों के निचले शहरी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के 30 दल बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 12,000 लोगों को राहत केंद्रों में ले जाया गया है।
और करीब 10 लाख लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए 1420 सामुदायिक रसोई स्थापित की गई हैं। बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में नेपाल और उत्तरी बिहार में कई नदियों के डूब क्षेत्रों में भारी वर्षा की आशंका जताई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने आज राजभवन में मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कोविड-19 के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित चुनिंदा राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ने आज संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। प्रोफेसर जोशी 2015 में सदस्य के रूप में आयोग में आए थे। उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के निदेशक के रूप में भी काम किया है। डॉक्टर जोशी ने 28 साल से अधिक समय तक स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। अपने करियर के दौरान वे नीति निर्माण, शैक्षिक और प्रशासनिक निकायों में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति समय की मांग, ये नए भारत की आधारशिला होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, प्राचीन हस्तकलाओं के संरक्षण में देश के हथकरघा उद्योग का सराहनीय योगदान। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 23 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेने में फेरी और रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों की मदद के लिए अनुशंसा पत्र का प्रारूप जारी किया। और देश के कई भागों में भारी वर्षा, केरल और कर्नाटक में चट्टानें खिसकने की खबरें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि शारीरिक व्यायाम और दैनिक जीवन में पौष्टिक आहार के सेवन के जरिए ही सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ईट राइट इंडिया आंदोलन सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ आहार की संस्कृति के लिए चलाया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने खाद्य और पोषण संबंधी अनुसंधान में सहयोग और सूचना के प्रचार प्रसार के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि बेंगलुरु नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र में कोरोना महामारी के फैलाव के बाद से ड्यूटी पर न पहुंचने वाले 3000 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आज बेंगलुरु में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि शहर के पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किए गए 6500 कर्मचारियों में से 3000 गैर हाजिर रहे। नोटिस मिलने के बाद भी केवल 700 लोगों ने उसका उत्तर दिया है। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित रहने वालों में केंद्र सरकार के कर्मचारी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर सहित कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों में रात के कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है। सप्ताहांत के लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटा लिया गया है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या करीब 36,000 हो गई है। सरकारी सूचना के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। अब तक रात 8 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहता था। शनिवार का लॉकडाउन पूरी तरह हटा लिया गया है, लेकिन रविवार को प्रतिबंध जारी रहेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 73.6% है। कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर के मामले में देश में मध्य प्रदेश का 16वां स्थान है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि असाधारण परिस्थितियों में लॉकडाउन लागू करने के लिए जिला अधिकारियों को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। गुजरात में भावनगर स्थित श्री कृष्ण कुमार सिंह जी अंध उद्योगशाला में दिव्यांग छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए डाटा प्लान उपलब्ध कराकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उद्योगशाला की ओर से दृष्टिबाधित छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। एक रिपोर्ट। गुजरात में भावनगर की श्री कृष्ण कुमार सिंह जी अंध उद्योगशाला दिव्यांग छात्रों के लिए नए नए कदम उठाने के लिए जानी जाती है। संस्था के महासचिव श्री लाभूभाई सोनाणी ने, जो खुद भी दिव्यांग है, आकाशवाणी को कहा कि दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए संस्था द्वारा 500 रुपए की सहायता दी जा रही है। दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा अस्त व्यस्त न हो, उसको घर बैठे अपनी पढ़ाई हो सके, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा लेने वाले बच्चे को संस्था की ओर से सहायता की योजना दाखिल की गई। इस तरह जो अपने फोन से पढ़ते हैं
उनको 500 रुपये और अपने वालिद के फोन से जो पढ़ते हैं उनको 300 रुपये दिए गए हैं। दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्रा जो ऑनलाइन शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं, वे इस सहाय से बहुत खुश है। दिव्यांग छात्रा मयूरी चौहान ने और जानकारी दी। कोरोना की महामारी के कारण कई 4.5 महीने से सभी संस्थाएं बंद है और सभी पढ़ाई भी बंद है। इस अवसर पर हमारे संस्था कुमार कृष्ण अंध उद्योगशाला का संचालक श्री और हमारे शिक्षकों ने मिलकर ये तय किया है कि हमको ऑनलाइन शिक्षण पढ़ाया जाए। अन्य दिव्यांग छात्रा मानसी ने ऑनलाइन शिक्षा मिलने से अपनी खुशी इस तरह से व्यक्त की। हमारे शिक्षकों ने मिलकर ये तय किया कि विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित न रहे, ये हमें आज ऑनलाइन और रोज पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत ही मजा आता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सरकार ने व्हाट्सएप के उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि अब लोगों को शहर के 15 किलोमीटर के दायरे में हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं होगा। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इस दावे को फर्जी करार दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अब भी अनिवार्य है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ अमित गोयल। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 15 अंक की मामूली बढ़त से 38,041 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14 अंक की मामूली बढ़त से 11,214 के स्तर पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया बिना किसी बदलाव के 74 रुपये 93 पैसे प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बना रहा। दिल्ली सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड लगातार बढ़त से 57,008 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 576 रुपये के उछाल से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 77,840 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश या छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान लगभग 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने या 1-2 बार गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में दोपहर बाद या शाम के समय वर्षा या गरज के साथ बूंदाबांदी होने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 20 जबकि अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा लेकिन शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहने और दोपहर या शाम के समय हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 19 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यहाँ आमतौर पर आसमान साफ रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने और दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। शहर में न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह जिले में 1 दशक से चल रही नुब्रा घाटी के विकास की मांग पूरी हो गई है। लद्दाख प्रशासन ने नुब्रा विकास प्राधिकरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है। नुब्रा घाटी में पर्यटन क्षेत्र का विकास और आधारभूत ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 25 मई को नियमित घरेलू उड़ान सेवा फिर शुरू हुई। आज 23 घरेलू उड़ानों के जरिए 2,924 लोग जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डे पहुंचे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति समय की मांग, ये नए भारत की आधारशिला होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा, प्राचीन हस्तकलाओं के संरक्षण में देश के हथकरघा उद्योग का सराहनीय योगदान। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 23 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेने में फेरी और रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों की मदद के लिए अनुशंसा पत्र का प्रारूप जारी किया और देश के कई भागों में भारी वर्षा, केरल और कर्नाटक में चट्टानें खिसकने के समाचार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।